आप सबको आज बहुत 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 बधाई हो। निफ्टी ने कर लिया है 17,800 का भी बैरियर पार। जिस रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग, जिस जोन को हम लोग इतने दिनों से ट्रैक कर रहे थे कि 17,700 से लेकर 17,800 का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है, उसने आज उस पूरे जोन को ब्रेकआउट दे दिया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी अपने 42,800 के स्ट्रगलिंग जोन को कर दिया है ब्रेक। हालांकि बैंक निफ्टी का जो जोन था वो उतना प्रोमिनेंट, उतना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं थी एज कंपेयर टू 17,800, बट 17,800 की तरफ क्या रैली आई है। आज जब हम ग्लोबल क्यूज देख रहे थे तब उस टाइम पे हम बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि निफ्टी आज के दिन इतनी अच्छी रैली दिखाएगा। आज के जो मेन रैली के किरदार हैं, जिन्होंने आज मेन रैली में कंट्रीब्यूट करा, वो तो सबसे पहले रहा एफएमजीसी स्टॉक, खासकर नेस्ले के रिजल्ट्स कल ट्यूसडे को आए थे और नेस्ले के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं। खासकर नेस्ले के रिजल्ट्स में जिन मेन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा उनमें से सबसे मेजर रहा है किटकैट ने देखी है डबल डिजिट ग्रोथ। एंड उनके बाकी फूड सेगमेंट, जो बेवरेजेस सेगमेंट उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करे हैं, जो उनके कुछ एक नया प्रोडक्ट है, उन्होंने कुछ थिकनर्स इंट्रोड्यूस करे हैं अपने फूड्स एंड ड्रिंक्स में, वो प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एंड इन ग्रोथ के पीछे जो एक और सबसे मेजर रीज़न रहा है वो रहा है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में डिमांड का वापस बढ़ना। नेस्ले ने अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से बीट करा है, जिसके कारण नेस्ले ने देखिए आज एक बहुत अच्छी रैली। एंड नेस्ले के एक अच्छी रैली के कारण पूरे ही एफएमजीसी सेक्टर में एक पॉजिटिविटी देखी गई, जिसके कारण एफएमजीसी सेक्टर आज वन ऑफ द टॉप गेनर रहा है। एंड एफएमजीसी सेक्टर ने करा है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें कि जिस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करा वो रहा है हमारे पीएसयू सेक्टर्स। गवर्नमेंट कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। एंड अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली देखेंगे तो पिछले 1.5 साल से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, बिकॉज उससे पिछले 10 साल से गवर्नमेंट कंपनीज ने कुछ बहुत ज़्यादा खास अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं है, तो वो काफ़ी एक अंडर वैल्यूड बेट बनी हुई थी इतने सालों से। आज एचडीएफसी ने भी एक अपर रेंज में अपना मूवमेंट दिखाया है कल एक डाउनफॉल दिखाने के बाद। वो थोड़ा सा लाजमी भी था क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लू कैप स्टॉक है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा गिरता है तो अगले दिन उसमें अगर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती है तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हमें एक्साइट नहीं हो जाना चाहिए अभी। अगर हम थोड़े से और पहलुओं की तरफ देखें, आज ऑटो सेक्टर ने भी बहुत अच्छा करा है। ऑटो सेक्टर के अच्छा करने के कारण रीजनिंग दी जा रही है कि बजाज ऑटो के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, बट ऑन अ कॉन्ट्रेरी आज ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा करा एक्सेप्ट बजाज ऑटो आज गिर गया था। अगर हम देखें कि बजाज ऑटो आज क्यों गिरा था, तो अगर आप थोड़ा भी वीडियोस को फॉलो थ्रू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। स्टॉक के रिजल्ट से ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप्स कितने थे और स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप्स कितने थे। एटलीस्ट हमें रिजल्ट आने के 2 दिन तक रुकना चाहिए ये जानने के लिए कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स उस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, रेदर देन इमीडिएट रिएक्शन देखना कि ओके आज हमारा रिजल्ट है और अगले दिन स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है वही है उस स्टॉक के ट्रू ग्लिम्स। वो ऐसा कभी नहीं होता। वो जनरली शॉर्ट बिल्डअप्स या लॉन्ग बिल्डअप्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद लोग अपनी पोजीशन कट करते हैं और उसके कारण जो मूवमेंट होती है जनरली हमें वो देखने को मिलती है। एटलीस्ट ज़्यादातर केसेस में, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो जाए तो बात अलग है, बट जनरल केसेस में एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अबव या थोड़ा नीचे आने के रिजल्ट्स पर हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखते और मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के कारण ही वो मूवमेंट रहती है। आज जब निफ्टी खुला तो वो खुला ऑलमोस्ट कल की ही क्लोजिंग पे था, ऑलमोस्ट वहीं से ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी निफ्टी की। एंड उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही गिरने स्टार्ट हुए। बैंक निफ्टी आज ज़्यादा गिरा एंड उसकी ओपनिंग भी काफ़ी लोअर हुई थी। अगर हम देखें तो यूएस की मार्केट्स कल क्यों गिरी थी, वो गिरी थी उनके बैंकिंग सेक्टर के कारण, बैंकिंग क्राइसिस के कारण, जो उनके उसमें चला था। जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है यूएसए के अंदर, उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए थे, जिसके कारण यूएस का बैंकिंग सेक्टर कल बहुत ज़्यादा गिर गया था और उसके ही इफ़ेक्ट्स हैं, उसका ही स्पिल ओवर है
जो हमारे आज इंडियन बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर आज थोड़ा सा नीचे खुला था कंपेरेबल टू निफ्टी, बट एक बार नीचे खुला और उसके बाद नीचे गिरता ही गया। आई नो बहुत सारे लोग काफ़ी पैनिक कर गए होंगे, बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रैली दिखानी स्टार्ट हुई। लोगों में थोड़ी सैनिटी आई कि हाँ, अगर वहाँ पे कुछ क्राइसिस हो रही है उसका बहुत ज़्यादा लेना देना अभी इंडिया में नहीं है, और हो सकता है वहाँ पे चीज़ें अभी, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी एक क्राइसिस की तरफ बढ़ती दिख रही है, तो वहाँ की हर छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाई जाती है। तो शायद अभी उतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, एफएमजीसी ने सपोर्ट करा, पीएसयूज ने सपोर्ट करा, और निफ्टी आगे बढ़ता रहा। गिरने के बाद वो बढ़ा एंड उसके बाद उसने कंसोलिडेट करा, एंड लास्ट मोमेंट पे अराउंड 3 to 3:30 के बीच में निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने, इनफैक्ट सारे ही सेक्टर्स ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और हमें क्लोजिंग दी 17,800 के ऊपर। अब जो सबसे ज़्यादा क्रूशल पॉइंट आता है वो ये आता है, क्या 17,800 का लेवल सस्टेन होगा? उसके लिए हमें एटलीस्ट एक और दिन रुकने की ज़रूरत है, बिकॉज फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट में होते रहते हैं। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक रीअश्योरिंग थिंग ये ज़रूर है कि 17,800 तो ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के साथ हमें बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। 17,800 पे पुट राइटिंग हुई है बहुत ज़्यादा, एंड 17,700 पे तो पुट राइटिंग हो ही रही है कुछ दिनों से। कॉल्स तो सारे वाइंड आउट हो ही गए थे ऑलमोस्ट, एंड पुट राइटिंग जस्ट होती जा रही है, एंड बहुत अच्छे सपोर्ट बनते जा रहे हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर लेग, हर स्ट्राइक प्राइस एक बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग को प्रमोट कर रहा है एंड सपोर्ट बनता जा रहा है। इसी के साथ थोड़ा सा डेंजर जोन ये आता है कि अब निफ्टी का पीसीआर रेशो 1.1 से अबव हो चुका है, कि ये थोड़ा और बढ़ते ही अराउंड 1.3 to 1.4 बढ़ते ही कभी भी हम एक स्टीप फॉल देख पाएंगे निफ्टी के अंदर, तो हमें उसका ज़रूर चेक रखना चाहिए। क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा अगर बाइंग हो जाती है तो कोई भी छोटी न्यूज़ एक बहुत ज़्यादा निफ्टी में एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल लेके आ सकती है, कि सारे लोग अपनी पोजीशंस कवर करने लग जाएंगे। तो अब वो फ्री रैली वाला टाइम धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। एटलीस्ट इन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मे बी इन 2 or 3 more days, अगर निफ्टी इतनी ही अच्छी रैली दिखाता है एंड पीसीआर रेशो उसका बढ़ के लेट से 1.4 हो जाता है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉशियस, एटलीस्ट लॉन्ग ट्रेड्स को थोड़े से कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स की तरफ फोकस कर रहे हैं तो। सेकंड, जो हमने आज सुबह डिस्कस करा था कि वहाँ के आईटी, यूएसए के आईटी स्टॉक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, वो आज हमें अपने आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिला। हाँ, उतनी फैंटेस्टिक रैली देखने को नहीं मिली जितना हमें एफएमजीसी में देखने को मिली, बट ये जानना ज़रूरी है कि आईटी स्टॉक्स में जो आज हमें रैली देखने को मिली है वो यूएसए के इफेक्ट के कारण देखने को मिली है, ना कि किसी अर्निंग्स रिजल्ट के कारण। मार्केट्स के फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की सबसे जो प्रीडोमिनेंट फोर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर, वो है अर्निंग्स और अर्निंग्स ग्रोथ। सबसे ज़्यादा मूवमेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट मार्केट में उसी चीज़ से होगा। मार्केट बीच में कैसे ही ऊपर नीचे जाए, बट एट द टाइम ऑफ अर्निंग सारा रियलिटी चेक हो जाता है सारे स्टॉक्स का, कि सारे स्टॉक्स ने कैसा करा, क्या हुआ। तो सबसे मेजर टॉपिक अर्निंग्स ही है। तो अर्निंग्स के कारण ये मूव नहीं है, इसी के कारण काइंड ऑफ एफएमजीसी से हमें कम मूव देखने को मिला कंपेरेटिव टू एफएमजीसी, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो। और आज मैंने क्या ट्रेड्स ली, अगर आज मैं अपनी ट्रेड्स के बारे में बात करूं तो हमने सुबह डिस्कस करा था कि मैं बजाज फाइनेंस और निफ्टी में ट्रेड्स लेने वाला हूं। आज मैंने दोनों में ही ट्रेड्स ली हैं। बजाज फाइनेंस में मैंने न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश ट्रेड ली है। बुलिश ट्रेड लेने का जो मेरा एक लौता कारण था वो ये था कि जो बजाज फाइनेंस का पीसीआर रेशो है, जब मैंने वो ट्रेड ली वो उस टाइम पे 0.5 पे ट्रेल कर रहा था। तो अगर थोड़ी भी एक अच्छी न्यूज़ आती बजाज फाइनेंस में तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती थी, एंड जिस टाइम पे मेरे लिए पोजीशंस मैनेज करना उसमें बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता। तो अपने आप को उस चीज़ से हेज करने के लिए मैंने बहुत स्लाइटली बुलिश पोजीशन ली है। ऑन द स्टॉक ऑन द अदर हैंड मैं बहुत ज़्यादा बुलिश अभी नहीं हूँ, बिकॉज अभी उसके जो वैल्यूएशंस हैं वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है।
बट सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वो तो अपने हाई से 20-25% डाउन है, पीई रेशो भी हिस्टोरिकली लो पे है, तो फिर ये अभी वैल्यूएशन सही क्यों नहीं है? सी बेसिकली अगर हम किसी एनबीएफसी या बैंकिंग स्टॉक्स को जज करना है तो हमें पहले तो ये पीई रेशो का मोह छोड़ना पड़ेगा और प्राइस टू बुक रेशो पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा गौर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक रेशो अब भी 6 पे ट्रेल कर रहा है। उसे वैल्यूएशन इतने टाइम तक इसलिए मिलता रहा क्योंकि हमारे जो बैंक्स थे वो बहुत टाइम तक एग्रेसिव नेचर शो नहीं कर रहे थे। पिछले 10 साल में बजाज फाइनेंस को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली अपनी लोन बुक, अपना AUM एग्रीवेट करने की। हमेशा वो 25% से ज़्यादा से अपने उसने लोन बुक में ग्रोथ दिखाई है। बट अब ऐसा नहीं है। कोविड के बाद बैंक्स की बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, जिसके कारण वो बहुत बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं आने वाले सालों में। सो ये बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत ही टफ डिसीजन होने वाला है, एक टफ ट्रांजिशन होने वाला है कि अब वो अपनी ग्रोथ को कैसे आगे परमिएट करेगा। अभी जो बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशंस हैं उसे जस्टिफाई करने के लिए बजाज फाइनेंस को ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट 25% से ग्रो करना पड़ेगा आने वाले 3 से 5 साल के लिए, अगर इस वैल्यूएशंस को थोड़ा भी हमें जस्टिफाई करना है तो ये तो रही बजाज फाइनेंस की बात। अगर हम बात करें निफ्टी की, सो निफ्टी में मैंने बेट ली है कि आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो ये बेट मैंने कैसे ली है? मैंने मई के मंथ में 17,800 का पुट ऑप्शन सेल करा है एंड दिसंबर के मंथ में मैंने 18,000 का पुट ऑप्शन बाय करा है। तो इससे क्या होगा, जो मैंने पुट ऑप्शन बाय करा है वो एक लॉन्गर टाइम सीरीज का है। लॉन्गर टाइम सीरीज के पुट ऑप्शन पे वॉलेटिलिटी के चेंज का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो बेसिकली उस पुट ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे, दिसंबर सीरीज के पुट ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे एज कंपेयर टू मेरे जितने प्रीमियम्स मेरे मे ऑप्शन के गिरेंगे। तो मैं नेट एक प्रॉफिट में रहूँगा और ये ट्रेड भी काइंड ऑफ न्यूट्रल ट्रेड है। सो मेरे को किसी बायस में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ऑप्शन सेलिंग माइंडसेट या फिर अगर एक न्यूट्रल ट्रेड का अगर मैं माइंडसेट रखना चाहूँ, मैं वो रख के एक वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने के कारण मैं एक बहुत अच्छे प्रीमियम्स कमा सकता हूँ। एंड अगर मार्केट डाउनवर्ड साइड जाती है जिसमें जर्नली विक्स इंक्रीज करता है तो उस तरफ भी आपके नुकसान उतने नहीं रहते जितने आप सोचेंगे। आपने पुट ऑप्शन सेल करा है, उस पुट ऑप्शन का हेज है जो आपने पुट ऑप्शन बाय करा है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में आप हेज्ड रहते हैं ना, आपका जो लॉस है वो काफ़ी हद तक लिमिट हो जाता है। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी हद तक काम कर जाती है जब आप एक लो विक्स जोन में हो, जिसके कारण ही मैंने ये स्ट्रेटेजी आज अपनी ट्रेडिंग रेजिम में अपनाई है। सो अब हम कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे ये तो कल की प्री मार्केट रिपोर्ट में ही पता चलेगा। फिलहाल तो ऑफ कोर्स मैं जाके अपने, क्योंकि राइट नाउ मैं अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ, तो अभी तो मैं जाके वही पढ़ने वाला हूँ एंड कल के बारे में प्रिपेयर करेंगे, कल क्या देखते हैं। होप करता हूँ आज की आपकी ट्रेडिंग अच्छी रही होगी एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।